नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। फिर पढ़ा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला प्रकार है COOH ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो इस आधार पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है हमारा मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा जो भाग है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, और तीसरा जो भाग है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिर उसके बाद जो हमने पढ़ा है कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर। तो कार्बनिक समूह की प्रकृति के आधार पर इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। संतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा है असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, और तीसरा जो है हमारा प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण, कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण कैसे किए जाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के नामकरण करने की दो पद्धतियां हैं। सबसे पहली पद्धति है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति क्या है? इस पद्धति में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के नाम प्रकृति में उनकी प्राप्ति के स्रोत पर, यानी कि वो किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्ति के स्रोत पर आधारित हैं। जैसे पहला है फार्मिक अम्ल। ये सबसे पहला कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा। कौन सा है? फार्मिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCOOH। HCOOH को चींटियों से प्राप्त किया जाता है। फार्मिक अम्ल को कहाँ से प्राप्त किया जाता है? चींटियों से, या जो बर्रैया होती है उनके डंक से प्राप्त किया जाता है। तथा दूसरा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारा एसिटिक अम्ल, इसको हमने कहाँ से प्राप्त किया? इसको हमने सिरके से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो उच्च सदस्यों वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उच्च सदस्यों वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनके अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर रखे जाते हैं उनके नाम, जिन्हें अल्फा, बीटा व गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का प्रथम कार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अगर प्रथम कार्बन है जो सीधा COOH समूह से जुड़ा रहा होता है, उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके बाद बीटा कार्बन तथा उसके बाद गामा कार्बन कहलाता है। अब यहाँ पे जो हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, तो जो पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है CH3 CH2 CH COOH, और यहाँ पे लगा दिया हमने OH। अब यहाँ पे कौन अल्फा कार्बन है, कौन बीटा कार्बन है, कौन गामा कार्बन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का प्रथम कार्बन परमाणु जो सीधा COOH समूह से जुड़ा होता है। तो COOH समूह से यही तो जुड़ा, तो ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, और ये हो गया हमारा गामा कार्बन। तो इसका अगर IUPAC लिखेंगे तो इसको IUPAC क्या लिख सकते हैं? अल्फा। अब यहाँ पे दो क्रियात्मक समूह है, तो वो COOH सबसे बड़ा क्रियात्मक समूह कहलाता है, OH छोटा क्रियात्मक समूह है। तो OH हमारा यहाँ पे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे OH का नाम यहाँ पे ऑल नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे OH का नाम लिखेंगे, हाइड्रोक्सी नाम से जाना जाएगा। ये अल्फा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। दूसरा जो हमारा है CH3 CH, अब हमने OH यहाँ पे लगा दिया, CH2 COOH। अब ये क्या हो गया हमारा? अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये कौन सा हो गया? गामा कार्बन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पढ़ेंगे IUPAC पद्धति। जो दूसरी पद्धति है हमारी वो है
IUPAC पद्धति। तो इस पद्धति में सदस्यों का, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सदस्य होंगे, सदस्यों का नामकरण करने के लिए एल्केन के नाम के अंत से ई हटाकर ओइक एसिड जोड़ देते हैं। क्या है, इस पद्धति में सदस्यों का नामकरण करने के लिए एल्केन के नाम के अंत से ई हटाकर उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया है RH, इसका नाम क्या है, एल्केन। इसका नाम क्या है, एल्केन। अब यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु हटाएंगे, COOH यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा RCOOH और ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ये क्या हो गया है, एल्केनोइक एसिड। अब यहाँ पे जो नामकरण करा रहे हैं हम, पहले लिखेंगे HCOOH, ये कहलाएगा हमारा, एक कार्बन है तो एक कार्बन लिए मेथेनोइक एसिड। दूसरा लेना CH3COOH, ये हो गया है एथेनोइक एसिड। फिर CH3CH2COOH, ये हो गया, 3 कार्बन है, 3 कार्बन में प्रोप आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है N और है तो लास्ट में ओइक अम्ल लग जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड। अगला जो हमारा है CH3CH2CH2COOH, ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब यदि हम इसको ऐसे लिख दें, CH3CH2 इन CH2COOH, ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। हमने ये कुछ कार्बन चेन लिखे हैं, तो इसमें है CH3CH, फिर CH3COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले लंबी कार्बन चेन बनाओ, कितनी बनी, 3 कार्बन की, तो नंबरिंग करो 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा 2 मेथिल, ये हो जाएगा 2 मेथिल, 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, यहाँ पे एक लंबी कार्बन चेन बनाओ, तो 1 2 3 4 कार्बन की बनी, तो इसका नाम हो जाएगा, नंबर करो 1 2 3 4। COOH क्रियात्मक समूह बड़ा है तो इसको CH3 की अपेक्षा कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये हो गया हमारा 3 मेथिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पे देखो, इसको करेंगे
तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे 2 क्रियात्मक समूह हैं हमारे, एक है OH और एक है COOH। COOH सबसे बड़ा है तो इस आधार पे इसका नाम लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी 3 मेथिल अब ब्यूटेनोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। अब इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले लंबी कार्बन चेन कितने की बनेगी, लंबी कार्बन चेन हमारी बन रही है कितने कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की। तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे। COOH की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम हो जाएगा, 8 कार्बन है तो 8 कार्बन लिए हो जाएगा ऑक्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल। तो ये हमारे हो गए हैं इनके IUPAC नामकरण। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर पढ़ेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। तो हेडिंग लगाएंगे मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। यहाँ पे जो सबसे पहली विधि है हमारी वो है प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो ये पहली हेडिंग है हमारी, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, तो प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे इसमें एक लाइन लिखेंगे, तो अम्लीय KMnO4 लेते हैं यहाँ पे, KMnO4 या K2Cr2O7 जिसे कहते हैं, ये पोटेशियम परमैंगनेट और ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म करने पर प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं या इसको कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब इसकी यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे, प्राथमिक अल्कोहल RCH2OH। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है तो नवजात ऑक्सीजन लेंगे, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम है तो H+ लिख देंगे। तो यहाँ से इसको गर्म किया तो गर्म करने पर हमारा क्या निकलेगा, जल का एक अणु निकल जाता है। तो ये बन गया है H2O, जल यहाँ से निकल गया। अब यहाँ पे बन गया है RCHO, ये बन जाता है एल्डिहाइड। और ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल।
अब इसका फिर हम ऑक्सीकरण कराएंगे, तो इसको चलो यहीं पे करवा देते हैं ऑक्सीकरण। इसमें K2Cr2O7 अब प्लस अम्लीय माध्यम है नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन परमाणु क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारा RCOOH। यही हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यही हमें क्या प्राप्त हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल लेके चलेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया CH3CH2OH। ये कौन सा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। इसका हम नवजात ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 और माध्यम लिया है अम्लीय। इसके साथ क्या करने पर, गर्म करने पर, तो क्या निकल जाएगा, H2O, जल का एक अणु निकल जाएगा और ये बनेगा हमारा CH3CHO। ये हमारा कहलाता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। अब इसका फिर हम ऑक्सीकरण कराएंगे, K2Cr2O7 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा CH3COOH। ये ऑक्सीजन परमाणु कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा कार्बोक्सिलिक है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो ये हमारी पहली विधि थी प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। तो समझ में आया होगा आपके। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी विधि की तरफ। तो दूसरी जो हमारी विधि है वो है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा, तो ये दूसरी विधि है। तो इसमें क्या करेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 ये अम्लीय माध्यम में लिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अब यहाँ पे एल्डिहाइड का कराएंगे, तो एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO। यदि एल्काइल ग्रुप के साथ CHO लगा दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड। और इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे नवजात ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम में है तो H+ लिख देंगे की उपस्थिति में कराएंगे। तो ये बन जाएगा हमारा RCOOH। ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम एसिटल्डिहाइड ले लें या हम फॉर्मल्डिहाइड ले लें तब भी हमारा बन जाएगा, तो फार्मिक अम्ल बन जाएगा। तो यहाँ पे चलो हम HCHO ये हमने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण कराया है K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम लेकर। तो यहाँ पे बन जाएगा HCOOH। ये बन जाएगा हमारे बेटे फॉर्मिक
एसिड। अब यहाँ पर हम फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, अब हम ले रहे हैं एसिटिल्डिहाइड। तो CH3CHO नवजात ऑक्सीजन के साथ K2Cr2O7 और अम्लीय माध्यम लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा ये, जिससे जुड़ाएगा तो CH3, ये कार्बन से जुड़ेगा ये वाला ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे CHO है, तो अब क्या बन जाएगा COOH, और ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। और ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा हमने बनाया है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी विधि की तरफ, दो पढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरा है कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा, कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा। कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो पहले इसमें लिखेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण, कीटोन का ऑक्सीकरण KMnO4 के द्वारा कराने पर पहले एस्टर बनता है, पहले क्या बनता है, एस्टर बनता है, तथा बाद में एस्टर का जल अपघटन कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया हमारी दो स्टेप में संपन्न होगी। तो पहले कीटोन का ऑक्सीकरण KMnO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो एस्टर बनेगा, फिर एस्टर का हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने कीटोन, तो RC⋯O और यहाँ पे ले लिया है R। इसका हमने क्या किया, ऑक्सीकरण कराया, किसकी उपस्थिति में, तो KMnO4 की उपस्थिति में। तो हमें एस्टर प्राप्त हुआ, तो यहाँ से RC⋯O और यहाँ पे R, ये क्या बन गया है, एस्टर। अब क्या करेंगे, अब हम इसका कराएंगे जल अपघटन, यानी कि HOH, यानी कि ये जल हो गया, तो यहाँ पे लिख दो जल अपघटन कराएंगे। तो जल अपघटन कराने पर क्या बनता है, यहाँ से एक तो बन जाएगा हमारा RC⋯OH, अब प्लस एक जो हमारा अणु प्राप्त होगा वो किसका प्राप्त होगा, एल्कोहल का। तो ये बन गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बन गया है एल्कोहल। और ये क्या है हमारा बेटे, कीटोन। अब यहाँ पे चलो कीटोन के अब हम एसीटोन ले रहे हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो KMnO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3COO CH3, तो ये कहलाएगा हमारा मेथिल एसीटेट।
टेट। अब हम इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन। यहाँ पे हमने क्या कराया, इसका जल अपघटन। तो यहाँ पे जो प्राप्त होगा, अब हमारा क्या प्राप्त होगा, CH3COOH। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, फिर और क्या प्राप्त होगा हमें, CH3OH। ये प्राप्त हुआ हमें मेथिल अल्कोहल, और ये प्राप्त हुआ है एसिटिक एसिड। तो ये अब क्रिया है हमारी कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। अब नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है हमारी, चौथी अभिक्रिया है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। एस्टरों के जल अपघटन द्वारा, ये हमारी अगली अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है, एस्टरों का जल अपघटन, एस्टरों का जल अपघटन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे एस्टर में लिया है RCOO, R डैश ले लें चलो, प्लस जल अपघटन OH, ये है तो हमारा H2O ही। तो यहाँ पे हम कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो यहाँ पे बन जाएगा RCOOH, अब प्लस बन गया है R-OH। तो ये हमारा बन गया है अल्कोहल, और ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये जो है हमारा, ये है एस्टर। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने ले रहे हैं यहाँ पे CH3COOC2H5, ये हो गया हमारा एथिल एसीटेट। कौन सा एस्टर है ये, एथिल एसीटेट। इसका जल अपघटन कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH3COOH बन गया, और क्या प्राप्त हुआ है, प्लस प्राप्त हुआ है हमें C2H5OH। तो ये जो हमारा कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एसिटिक एसिड, और ये कहलाएगा एथिल अल्कोहल। तो ये है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना। फिर अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अभिक्रिया की तरफ। अगली अभिक्रिया है एल्कोक्साइड पर CO की अभिक्रिया द्वारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सोडियम एल्कोक्साइडों का यहाँ पे लिखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइडों का RONA
सोडियम एल्कोक्साइडों को CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बोक्सिलेट का लवण बनता है, जिसका HCl द्वारा जल अपघटन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो सोडियम एल्कोक्साइड RONA प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिया हमने, इसको गर्म किया हमने, ठीक है। तो गर्म करने पर RCOONA ये कार्बोक्सिलेट का लवण बनता है। कार्बोक्सिलेट जिसका हम अब कराएंगे जल अपघटन। तो H2O/HCl के साथ जल अपघटन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RCOOH अब प्लस